what are the causes of corporate failure, and how we can recognize that a company is can be categorized as sick industry, as a complete sick industry, and in between complete and sickness. In this class, we will discuss another model. A model is given in 1993, defined by Altman. So we have Altman model, and in this model, we will discuss three type of corporate failure, and these are three symptoms which can be categorized as if the company is earning low profitability, if the company is highly geared company, if company have low profitability. So let's start with our topic, and I try to finish up this chapter. And one chapter we are remaining with, uh, chapter number 2. There we have benchmarking, viewpoint analysis. We also try to start that, and also try to complete that chapter as well. So let's begin with Chetan. I think voice is clear now. So side by side, we also reply. Uh, am I on your page number 161? In chat box, you can reply yes or no. Am I correct or not? Okay. I'm एक बीमारी है, बीमारी का नाम है कॉर्पोरेट फेलियर। बीमारी का नाम है कॉर्पोरेट फेलियर, यानी कि कंपनी को आप रिगार्ड कब करोगे भी कॉर्पोरेट फेलियर की तरफ वो कंपनी है, जिसके तीन सिम्टम्स हैं। बताइए क्या क्या सिम्टम होंगे उस कंपनी के? प्रॉफिट हाई होंगे या लो होंगे? बताइए। उस कंपनी के प्रॉफिट लो होंगे। उस कंपनी की लिक्विडिटी, उस कंपनी की लिक्विडिटी हाई होगी या लो होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? दैट जब आपसे कोई पैसे मांगने आए, व्हेन करंट लायबिलिटी, योर करंट लायबिलिटी, जैसे ही वो करंट लायबिलिटी अराइज होती है, आपको पैसे पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैश या करंट एसेट्स का कमी का होना कहलाती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी की समस्या, क्या समस्या है? दैट आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ असेट्स, करंट एसेट या कैश अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी करंट लायबिलिटी का अच्छे टाइम पे भुगतान कर सकें। तो हम कह रहे हैं कंपनी कॉर्पोरेट फेलियर की तरफ है, दैट मीन उनके पास लिक्विडिटी की समस्या, लिक्विडिटी की समस्या है। थर्ड वन, व्हाट आई से अबाउट गियरिंग, गियरिंग, यू कैन से लेवरेज। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म्स के ज्यादा डेब्ट्स हैं और इक्विटी कम है। वी कैन से द कंपनी इज, द कंपनी इज इन sickness. Am I right? Please reply. Is it okay? Okay. कंपनी के पास और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पहली बात, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, आरओआई कम हो, लेस हो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने बहुत ज्यादा किया हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने बहुत ज्यादा किया हुआ है। इस पोजीशन में हम कहते हैं कि कंपनी
लिक्विडिटी की तरफ कम है। इस कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एनालिसिस के क्या क्या फैक्टर हैं? पहला तो है हमारा कौन सा फैक्टर? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। कोई आप ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और उसका यूज करते करते या तो टाइम काफी पैसे हो चुका है, अब इमीडिएटली मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। आई डोंट नो आप में से किसको पता है, अभी कुछ मोटर व्हीकल एक्ट में नंबर प्लेट के ऊपर कुछ इशू आए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर? तो वो जो पुराने मोटर व्हीकल्स थे उसकी नंबर प्लेट को स्क्रैप करके अब नो मार्केट। इसी तरह जो प्लांट यूज किए जाते थे डीजल गाड़ियों के लिए, डीजल कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब न्यू ईवी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वो प्लांट, या तो उस प्लांट में टेक्नोलॉजिकल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगा, या हो सकता है वो प्लांट कंप्लीटली रिप्लेस किए जाए। एम आई राइट? एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई, इज इट ओके और नॉट? सेकेंड समस्या जो हो सकती है वो हो सकती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? व्हेन आई से करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, दिस इज वी कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। दिस इज, यस यस। So what is working capital? When we say current asset minus current liability, we got working capital, right? So working capital की प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब हमारे डेली एक्सपेंसेस ज्यादा हो, डेली एक्सपेंसेस ज्यादा हो और डेली कैश का इनफ्लो कम हो, इट में क्रिएट डेली कैश एक्सपेंसेस मोर, डेली कैश एक्सपेंस is more than what? Daily cash inflow. The next one is economic distress. Economic distress arises due to various reasons. I request ICI cost to please mute so that we can. Now fine. Now fine. Okay. Next one is economic distress. इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में क्या होता है? देखिए जी, सबसे पहली बात, कभी कभी तो हो सकता है कि कंट्री के खुद के अंदर डिस्ट्रेस चल रहा हो। सेकंड हो सकता है कि कंट्री के अंदर तो डिस्ट्रेस नहीं है, लेकिन आउटसाइड कंट्री के अंदर डिस्ट्रेस अराइज हुआ है, उसकी वजह से हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस फॉल कर गई। जैसे आपको पता है वर्ल्ड में सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होती है। अगर यूएसए में कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री के ऊपर भी पड़ जाता है। ये कहलाता है, ये कहलाता है आउटसाइड कंट्री। प्लीज रिप्लाई, समझ में आया? मैं चलूं आगे? ओके। अगला है हमारा मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट के ऊपर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था काफी। आई थिंक हम ये लास्ट क्लास में टॉपिक ऑलरेडी कर चुके थे, फिर भी मैं इसको छोटा छोटा कंप्लीट कर देता हूँ। मिसमैनेजमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से हमने सत्यम स्कैम्स के ऊपर पढ़ा था कि कंपनी के अंदर
क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। मेरे को ये वाला टॉपिक देख के याद आया कि हम ये लास्ट क्लास में कर चुके थे। डाइवर्सिफिकेशन में बी लेस, डाइवर्सिफिकेशन में बी मोर। ये टॉपिक देख के मेरे को याद आया, इसके अंदर मैंने ये बताया था कि सिर्फ कभी कभी तो बेटर ये आप खुद करेंगे। मैं आगे चल रहा हूँ एलिमेंट मॉडल के ऊपर। प्रोजेक्ट का भी हमने किया था। यस। तो आप थोड़ा मेरे को बता देते एलिमेंट मॉडल्स के ऊपर हम सीधा चलते हैं। राइट। तो आज हमने ये स्टार्ट करना था। राइट, एम आई राइट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, एलिमेंट मॉडल ने एक रिसर्च स्टडी करी। राइट। मैं के बारे में पहले आपको पूरा समझाता हूँ कि क्या स्टडी कैसे करते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एक रिग्रेशन एनालिसिस। पढ़ा है आपने रिग्रेशन एनालिसिस कभी? आपने रिग्रेशन एनालिसिस कभी पढ़ा है? प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बताऊं, लेकिन क्या रिग्रेशन एनालिसिस आपके करिकुलम में है भी या नहीं, थोड़ा सा होना तो चाहिए। अ, मैं एक मिनट पेज नंबर भी चेक कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप वहां जाएं और चेक कर सकें हाँ भाई रिग्रेशन एनालिसिस जो सर बात कर रहे हैं वो है। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर आता है ये रिग्रेशन एनालिसिस। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45। उससे काफी रिलेटेड है रिग्रेशन एनालिसिस। वहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग दिया हुआ है आपको, एक्सोजीनियस वेरिएबल और इंटरवीनियस वेरिएबल, नो इश्यू। तो यहाँ आपको डिटेल में नहीं दिया हुआ। ओके, तो रिग्रेशन एनालिसिस में आप क्या करते हैं? सपोज y इज माय इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है टू वेरिएबल के अंदर एनालिसिस। टू वेरिएबल के अंदर एनालिसिस। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस बी थ्री एक्स थ्री, तो ये भी लीनियर लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है, लेकिन इसका नया नाम रख देते हैं हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस। व्हाट एनालिसिस? मल्टीवेरिएट। वाई मल्टीवेरिएट? मल्टीवेरिएट क्योंकि ये अब बहुत सारे वेरिएबल इंक्लूड हो गए हैं। वाई, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू एक्स एन। ये बात समझ में आई? प्लीज रिप्लाई कीजिए इतना। ओके, मैं वापस आ रहा हूँ एलिमेंट मॉडल के ऊपर। देखिए एलिमेंट ने क्या लिखा है। एलिमेंट ने ये लिखा है कि एलिमेंट ने मल्टीवेरिएट मॉडल डेवलप किया। किस लिए किया? कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस की प्रिडिक्शन के लिए।
राइट। और उसने एक मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस किया, जिसके अंदर उसके अंदर उसने 33 तो फील्ड कंपनी, दूसरी 33 नॉन फील्ड कंपनी, और 20 अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग रेशियो का यूज करते हुए चेक किया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी कंपनीज? 33, 33 and 22, accounting and non-accounting, right? Accounting and non-accounting, field and non-field firms, field and non-field firms का एनालिसिस किया। ये समझ में आया प्लीज? कैसे किया? मल्टीवेरिएट मॉडल में, मल्टीवेरिएट मॉडल का यूज करके, और उसने किन किन रेशो को ध्यान में रखा? एक जेड स्कोर बनाया, जैसे मैंने ऊपर लिखा है y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वन। तो उसने y की जगह क्या लिखा है इसको? z। z इक्वल्स टू क्या? देखते हैं। पहला पहला लिया लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन को कैसे मेजर करोगे? करंट रेशो के बेस पे। रीइन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, प्लग बैक रेशियो। विच रेशियो? प्लग बैक रेशियो। फाइनेंस में किया होगा ये आपने इंटर लेवल पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो। प्लीज रिप्लाई कीजिए, ये रेशियो के बारे में सुना हुआ है या नहीं? लेवरेज, सेल्स गियरिंग रेशियो। अभी हम कर रहे हैं इन रेशियोज के ऊपर काम। तो इनके ऊपर काम करके हेल्टमैन ने ये मॉडल बनाया। क्या? मैं यहाँ मॉडल की वैल्यू लिख रहा हूं, दैट z इज इक्वल्स टू मॉडल फर्स्ट, z is equals to 1.2 x1 plus 1.4 x2 plus 33 x3 plus 06 x4 plus 1.0 x5। मेरी बात समझ में आई फ्रेंड्स? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अब ये x1 x2 x3 है क्या? राइट। श्रीमंत, आई एम सेइंग, जैसे मैंने बोला था y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस बी थ्री एक्स थ्री प्लस बी फोर एक्स फोर, राइट। मैं एग्जाम्पल दूं आपको? मैं और थोड़ा एग्जाम्पल दूं? श्रीमंत रिप्लाई कीजिएगा, एग्जाम्पल दूं या नहीं? ओके। नाउ अभी मैं इस मॉडल को थोड़ा सा साइड में रखता हूं, लेकिन ये मॉडल बड़ा यूज होगा। श्रीमंत, जहां पे आप रहते हैं वहां पे प्रॉपर्टी के रेट, वहां पे प्रॉपर्टी के रेट किन किन चीजों पे डिपेंड है? रिप्लाई कीजिए। रेट ऑफ प्रॉपर्टी किन किन चीजों पे डिपेंड है? आसपास अगर लोकल मार्केट है, ओके, फर्स्ट वन यू आर सेइंग इनकम, दूसरा यू आर सेइंग डिमांड, तीसरा अगर आपके लोकेशन, आपके आसपास पार्क है तो प्रॉपर्टी का रेट हाई होगा, पार्क वगैरह नहीं है तो प्रॉपर्टी का रेट लो होने के चांसेस है।
घर के आसपास अगर आपकी कोई मार्केट है तो प्रॉपर्टी का रेट हाई होने के चांसेस है। घर के आसपास स्कूल हॉस्पिटल है, यस, X4 इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर घर पे ग्राउंड लेवल पे वाटर है, क्या ग्राउंड लेवल वाटर को अफेक्ट करता है? क्या मेट्रो की एसेसिबिलिटी, राइट? तो मैं X5 ले रहा हूं, SS2 मेट्रो। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी रेट। Climate also affect rate of property. Population also affect property rate. So this is what property rate. It depend upon many factors. X1, X2, X3, X4, X5. अब आप मेरे को ये बताओगे कि कितना वेटेज किस फैक्टर को दिया जाए। सपोज करते हैं X1 था डिमांड, डिमांड फॉर प्रॉपर्टी। इसको आप वेट दे रहे हैं 1.0। इसको आप दे रहे हैं लोकेशन को 1.2 वेट। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इसको सबसे ज्यादा वेट दे रहे हैं 2.2। नियर बाय हॉस्पिटल होना 0.6। कई बंदे बोलते हैं हॉस्पिटल घर के पास नहीं होना चाहिए, कई प्रेफर करते हैं होना चाहिए। क्लाइमेट 0.9। ये आपने जो कोफिशिएंट दिए हैं ये कहलाते हैं स्लोप। क्या कहलाते हैं? स्लोप या इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ये वाला जहां पे 2.2 वेट है। यू ऑल्सो कैन कॉल इट वेट। और सबसे लोअर क्या है? हॉस्पिटल। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। हैव यू अंडरस्टूड माय कॉन्सेप्ट? प्लीज रिप्लाई। सो Srimant, reply please. These are the factor. These are the factors which create toward what rate? Property rate, right? Similarly, एल्टमैन ने बोला कि किसी कंपनी का मेरे को कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस लेवल चेक करना है। तो मैं एक फैक्टर निकालूंगा जेड। जेड क्या है? व्हाट इज जेड? जेड इज कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस लेवल। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस लेवल। श्रीमंत समझ में आ रहा है? श्रीमंत समझ में आ रहा है? श्रीमंत रिप्लाई। Corporate distress level equals to 1.2x1 plus 1.4x2 plus 3.3. Okay, Shriman, I repeating it again, and please now listen it very carefully. What I am saying कि प्रॉपर्टी का रेट किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? डिमांड पे, लोकेशन पे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और किसके ऊपर? अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल नियर बाय, अवेलेबिलिटी ऑफ मेट्रो एक्सेसिबिलिटी, राइट। नाउ अगर ये चीज है, हॉस्पिटल घर के नजदीक है, तो प्रॉपर्टी का रेट हाई है। लेकिन ऐसा सारे बंदे मानते हैं या कुछ बंदे मानते हैं? तो कुछ बंदे इसको इंपॉर्टेंस देते हैं ओनली 60%। और नियर अबाउट 220% या 2.2 वेट मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी। घर पे आसपास बैंक का होना, स्कूल्स का होना, वाटर लेवल का आपके पास होना, इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा अवेलेबल होना। दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ प्रॉपर्टी। इसी बेस पे नाउ समझ में आया ये वेरिएट एनालिसिस टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी।
इसी बेस पे एल्टमैन ने एक मॉडल डिस्कस किया जो चेक कर रहा है डिस्ट्रेस लेवल, जो चेक कर रहा है डिस्ट्रेस लेवल। कहाँ का डिस्ट्रेस लेवल? कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस लेवल। और उन्होंने मॉडल बना के दिया दैट जेड जेड इज इक्वल टू, क्या है जेड? जेड की वैल्यू का मतलब है कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस लेवल। 1.2x1 plus 1.4x2 plus 3.3x3 plus 0.6x4 plus 1.0x5। नाउ अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है? x1 का मीनिंग है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट इनटू 100, ये वाला रेशो। कुड आई से वर्किंग कैपिटल रेशो? दूसरा है x2, x2 is nothing else but retained earning divided by total assets, retained earning divided by total asset ratio. What is x3? x3 is EBIT divided by total asset। अभी तक तो देखिएगा हम टोटल असेट ही ले रहे हैं, तो ये किसका मेजर है? ये मेजर है लिक्विडिटी का, ये मेजर है री इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आप रिटेन अर्निंग को ही री इन्वेस्ट करते हो। ये मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी का। x4, व्हाट इज x4? मार्केट वैल्यू किसकी? इक्विटी एंड प्रेफरेंस की। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय डेप्ट। डेप्ट की कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। ये किसका मेजर है? दिस मेजर इज ऑफ लिवरेज। नेक्स्ट वन इज x5, which is equals to sales divided by total asset। ये किसका मेजर है? ये मेजर है सेल्स गियरिंग रेशियो, सेल्स गियरिंग रेशियो। एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई these x1 x2 x3 x4 x5 understood to you? रिप्लाई yes or no। जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं z, तो हमने z को वैल्यू को डिवाइड किया। अगर z की वैल्यू अगर z की वैल्यू 1.8 या इससे कम है तो हम इससे ज्यादा है, और कहां तक है? 2.99 तक। जीरो से स्टार्ट होते हुए यहां तक, 1.81 से स्टार्ट होती हुई 2.99 तक, और 2.9 से ऊपर। अगर 2.9 से ऊपर है तो मैं इस कंपनी को बोलूंगा ना तो ये कंपनी फेल्ड कंपनी है, या आप इसको दूसरा नाम कह सकते हो नॉन डिस्ट्रेस फर्म। नॉन डिस्ट्रेस फर्म। मेरी बात समझ में आई? और अगर इससे नीचे है तो मैं इस कंपनी को बोल देता हूँ ये कंपनी एक फेल्ड कंपनी, फेल्ड फर्म, या फेल्ड कॉर्पोरेट है। और अगर इसके बीच में आई तो मैं बोलता हूँ फेल्ड तो है नहीं, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। दिस कंपनी इज नॉट फेल्ड बट इट रिक्वायर्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये जब कैलकुलेट किया गया, ये कब कैलकुलेट किया गया जेड स्कोर? दिस जेड स्कोर इज कैलकुलेटेड इन 1968। 1968। एम आई राइट? क्लियर? यहाँ पे कितने रेशो को लिया गया? 5 रेशो के ऊपर काम किया गया।
कितने रेशियोज के ऊपर? 5 रेशियोज के ऊपर। मेरी बात समझ में आई? क्या मैं आगे चलूं? क्या मैं आगे चलूं? इसी के बाद हम एल्टमैन का दूसरा मॉडल करते हैं। एल्टमैन ने 1983 में अनदर मॉडल दिया। 1983 में अनदर मॉडल दिया। क्लियर? ये मॉडल किसके ऊपर अप्लाई हुआ? ये मॉडल अप्लाई हुआ प्राइवेटली हेल्ड फर्म के ऊपर। राइट? कितने रेशियो का यूज किया गया? अगेन 5 रेशियो का यूज किया गया। जेड के जो लेवल थे, पुराने कितने लेवल थे? 1.81, सॉरी 1.81 एंड 2.99। इनको रिवाइज किया गया। तो जेड स्कोर को रिवाइज किया गया। कब रिवाइज किया गया बताइए, रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई दीजिए, कब रिवाइज किया गया? सब लिखा हुआ है स्क्रीन के सामने, ये लिखा ही है। अब z की वैल्यू हम लेके चले, z की वैल्यू लेके चले हम 0.717 प्लस 0.47x2 प्लस 3.107x3 प्लस 0.420x4 प्लस 0.998x5। ये वैल्यू हम लेके चले। और इसके अंदर हमने फिर एक जोन बनाया, एक जोन फिर बनाया। वो जोन क्या था? 0 से 1.23। ये जोन कहलाया डिस्ट्रेस जोन। 2.9 से ऊपर ये कहलाया सेफ जोन। और इन दोनों के बीच की वैल्यू कहलाई ग्रे जोन। दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड। मेरी बात समझ में आई फ्रेंड्स? मेरी बात समझ में आई? नाउ मैं x1 x2 x3 की वैल्यू दोबारा बताऊं क्या थी? x1 x2 x3 की वैल्यू, मैं पहले x1 की वैल्यू लिख रहा हूं। पहले क्या लिखी थी आपने? वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट इज द वैल्यू ऑफ x1। और उसको अभी इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x2 की वैल्यू आई रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल असेट। रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। x3 की वैल्यू क्या आई? EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। फिर x4 की वैल्यू क्या आई? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय liabilities and sales divided by total assets। ये अभी अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं सारे रेशियोज। अब मैं एल्टमैन के एक और मॉडल के ऊपर जा रहा हूं। एल्टमैन का मॉडल जो किसके ऊपर अप्लाई होता है? जो अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जो अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरर, दैट मीन ट्रेडर, इंडस्ट्रियल्स
इंडस्ट्रियल और एमर्जिंग मार्केट्स। एमर्जिंग मार्केट मॉडल को फिर दोबारा रिवाइज किया गया, फिर दोबारा z की वैल्यू निकाली। अब जो रेशियो 5 थे उनको आपने 4 में कन्वर्ट कर दिया, और वो है 6.56x1, 3.26x2, 6.72x3, 1.05x4। x1 same, working capital divided by total asset. x2 same, retained earning divided by total asset. x3 EBIT divided by total asset. And x4 value of equity divided by total liability. Right? Right? प्लीज बताइए। ये मॉडल आप कह सकते हो बैंक्रप्सी का मॉडल है। एक कंपनी बैंक्रप्ट है या नहीं, इसको पता चलाने के लिए आप ये मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अब इस मॉडल के अंदर क्योंकि रेशियो रह गई है अब आपकी कितनी, 4, एक नई z की वैल्यू निकाली गई और उसके अंदर पाया गया 1.1 तक अगर आपकी z की वैल्यू आती है तो ये कंपनी कहलाती है डिस्कस, अदरवाइज ग्रे, राइट। और अगर 2.6 से ऊपर आती है वैल्यू तो कंपनी सेफ जोन में है, राइट। प्लीज रिप्लाई। आपको ये बातें समझ में आई जो मैं कह रहा हूँ? तीनों मॉडल आ गए समझ में? मैं दोबारा से ब्रीफिंग कर दूं। एक बार आप अपने बुक्स के इस पेज पे देखिएगा। आई वॉन्ट टू गिव इट मोर क्लियरिटी। एक टेबल बनाइए। z की वैल्यू लिखिए। बनाइए अपना टेबल। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस। आप क्या मेरे साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं? 0.71x1, 847x2, 3.107x3, 0.420x4, 0.998x5। वैल्यू लिखिएगा यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, 1.23 से लेके 2.9 तक। 1983, 1968, Z
क्या बताता है? कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस लेवल इसलिए यूज करते हो आप, बैंक्रप्सी के लिए यूज करते हो, बैंक्रप्सी मेजर करने के लिए या कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस लेवल को चेक करने के लिए। 6.56x1, 3.26x2, जीरो से लेके 1.1 तक। डिस्ट्रेस, सेफ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट। यहाँ पे एरिया डिफाइन किया गया है, डिस्ट्रेस, ग्रे, सेफ जोन। ये तीनों मॉडल मैंने एक ही के अंदर फिट कर दिए हैं। आप लोगों को समझ में आया? हाँ चेतन, पता है मेरे को बेटे, इट सीम वेरी इजी एज कंपेयर टू अर्लियर बिफोर। हाँ बेटे, पहले मैं नहीं बता रहा था शायद, मैं मजाक कर रहा हूँ। कैन आई स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन? FI, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड। ग्रे जोन का मीनिंग यही होता है, FI। कैन आई स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नाउ? मेरे पास प्राइवेटली एक मैसेज आया है कि सर क्या ये फिगर्स को याद करना पड़ेगा? यस, इन फिगर्स को आपको याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा कि ये किस केस में अप्लाई होगा। अगर आपकी प्राइवेटली हेल्ड है तो ये लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, एमर्जिंग मार्केट है, ये लगेगा। नहीं तो जर्नल मॉडल ये है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो आपने ये वाला मॉडल अप्लाई करना है। मेरी बात समझ में हो गई? क्लियर? प्लीज रिप्लाई। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं? चलिए, इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 4 ही देखते हैं। So I think 196 पेज नंबर पे you have this numerical question। ठीक है। मैं इलस्ट्रेशन 1 2 बाकी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बिकॉज मैं अगला चैप्टर ही स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। अगर आप लोग नाराज नहीं है तो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप बोलेंगे नहीं सर इस पे आप क्वेश्चन कराते रहिए, तो आई थिंक दैट विल बी टाइम पास हो जाएगा। ऐसे ही मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। इक्विटी शेयर इज गिवन, रेफरेंस शेयर इज गिवन, फिक्स असेट, करंट असेट, फिक्स असेट इज गिवन,
Current liability 10% debenture, general reserve, profit and loss, sales, profit before tax, interest on debenture, market value of equity share and market value of preference share. Information is provided relating to a company. You are required to calculate Z score and comment on the financial condition of the company. तो सबसे पहले आप मेरे को Z की वैल्यू बताइए क्या होती है बिना देखे। मैं बताने वाला हूं 12, 14, 33, 06, 10। ठीक है, 717, 847, आई एम सॉरी 717, 847, 3107, 420, 998 और डेसिमल, राइट, गुड, डेसिमल 7, 8, 3, 4, x1, x2, x3, x4, x5, मॉडल 1, मॉडल 2। अभी मैं कौन सा मॉडल लगाऊं, 1 या 2? मॉडल 1। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सारे इंटेलिजेंट बच्चे मेरे पास हैं। 1.2 x1 प्लस 1.4, 12, 14, 33, 12, 14, 33, 6, 1.6, 1। वर्किंग कैपिटल सबसे पहले निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, टोटल असेट्स। बताइए वर्किंग कैपिटल क्या है? अच्छा, टोटल असेट्स। बताइए वर्किंग कैपिटल क्या है, टोटल असेट बताइए क्या है? सर क्वेश्चन पे आए, यस। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। So where is current asset? 2 lakh. Where is current liability? This one, 1 lakh. ये माइनस ये, वर्किंग कैपिटल इज CA माइनस CL, which will work out। अच्छा, टोटल एसेट्स भी बता दीजिए। टोटल एसेट्स इज ये और ये, एम आई राइट? एम आई राइट? टोटल एसेट्स is equals to fixed asset plus current asset, that means 3 lakh plus 2 lakh। तो मेरे पास एक रेशियो तो आ गया। कौन सा रेशियो आया? x1, 1 lakh डिवाइडेड बाय 5 lakh, कितना आया? 0.2। तो z की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? z इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू में 0.2 प्लस 1.4 इंटू में, नाउ अब अराइज क्वेश्चन, व्हाट इज x2? x2 इज रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब टोटल एसेट तो आपने निकाली थी, और रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग देखिए क्या है? रिटेन अर्निंग इज पीएनएल का क्रेडिट
plus general is a minus fictitious asset. Minus fictitious asset. Am I right? PNL और इन दोनों का टोटल 125 माइनस 25, ये भी 1 लाख आया, तो ये आ जाएगा सेम 0.2। x2 की वैल्यू होती है रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय से टोटल असेट्स। रिटेन अर्निंग 1 लाख थी, टोटल असेट 5 लाख थी। सेम कैलकुलेशन। नेक्स्ट x3 क्या था? x3 था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट। टोटल असेट तो मैंने सही करी, मेरे बड़े अच्छे कर्म रहे, 5 लाख आई है। EBIT देखते हैं जरा क्वेश्चन में जाके। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बेटे बिफोर एंड टैक्सेस लेनी है, तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स है PBT। इसके अंदर मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा, 1.5 लाख हो जाएगा ये मेरा क्या बन जाएगा? EBIT। चेतन को समझ में आ रहा है, श्रीमंत को समझ में आ रहा है? एक्सेलेंट। तो मैंने किया प्लस 3.3, ये था मेरा 1,50,000, सो इट विल बिकम 0.3, 0.3 प्लस 0.6। व्हाट इज x4? x4 क्या होता है? x4 होता है मार्केट वैल्यू किसकी? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस की, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू किसकी? डेब्ट्स की। मार्केट वैल्यू जरा देखते हैं इक्विटी एंड डेब्ट की। कमिंग बैक टू क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा बुकलेट में इसको करेक्शन करने की जरूरत है। व्हाट करेक्शन रिक्वायर? दिस इज नहीं, करेक्शन की जरूरत नहीं, ये पर प्राइस दिया हुआ है, लिखा हुआ है ई शेयर। तो सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 15 इंटू में 2000, 20,000, आई एम सॉरी, 2 लाख। 2 लाख को डिवाइड किया 10 से और मल्टीप्लाई किया 15 से, दैट इज 3 लाख। इसी तरह 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150, 1,50,000। मार्केट वैल्यू आ गई 4,50,000। प्लीज रिप्लाई कीजिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए, इज इट ओके? 4,50,000 कहां से आया? सो x4 आई एम कैलकुलेटिंग। x4 is 4,50,000 divided by डेप। डेप बताइए कितनी है? डेप का मतलब टोटल लायबिलिटी से है। डेप का मतलब टोटल लायबिलिटी से है। टोटल लायबिलिटी एक तो है डिबेंचर, एक है करंट लायबिलिटी, बस दो ही लायबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में। सो दिस टोटल इज 3 लाख। सो दिस वन वर्क आउट 3 लाख, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू में 1.5 प्लस लास्ट फैक्टर। लास्ट फैक्टर है क्या? 1.0 मल्टीप्लाई बाय x5। x5 होता क्या है? बताइए x5 क्या होता है? सेल्स टू टोटल असेट्स। सेल्स टू टोटल असेट। सेल्स तो अभी देखा नहीं मैंने, लेकिन टोटल असेट तो बहुत पहले ही निकाल दी थी। और सेल्स में क्वेश्चन में आके देख लेता हूँ सेल्स कहाँ है।
मेरे को दिखी नहीं है, आप बताइए कितनी है। मेरे को नहीं मिल रही। 10 लाख। टू। तो दिस इज टू। एक्सेलेंट। तो पहले नंबर को सॉल्व किया 0.24। अगले नंबर को सॉल्व किया 0.28। अगले नंबर को सॉल्व किया 0.99। प्लस अगले को सॉल्व किया 0.90 प्लस टू। तो z की वैल्यू आई 0.24, 0.28, 0.99, 0.90 प्लस टू। z की वैल्यू आई 4.41। ग्राफ बनाइए। 1.81, 2.99। इससे ऊपर है। सो इट इज इन सेफ जोन। इट इज इन सेफ जोन। बाकी क्वेश्चन होमवर्क दे दो फ्रेंड्स। प्लीज रिप्लाई। या एक क्वेश्चन और कर लें। एक इलस्ट्रेशन और करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी सा है। बाकी हो जाएंगे, आपसे कोई डाउट नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 5-6 देख के बताइए, वो ये करवाना चाहता हूँ। दोनों में थोड़ा थोड़ा नई नई बातें हैं। विच वन यू सजेस्ट? 7 we already completed. You say कोई illustration. Uh, which one illustration shall I do? No problem. If you want to write the next chapter, I can start next chapter. I am very much appreciated if something come from you. If you like illustration 5, illustration 6, please reply in chat box illustration 5, illustration 6, or I go for next chapter. Let a few reply to come. Only one request for 6. Okay. Yes. Because okay, illustration 6 पहले आते हैं। So there is a request both illustration. No, I cannot do both illustration here because I have some time constraint. मेरे को अगला चैप्टर भी स्टार्ट करवाना है। आप जरा देख के बताइए कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसमें से हम क्या क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकालेंगे और कौन सा मॉडल यूज होगा। इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक, 10% बैंक लोन एंड करंट लायबिलिटी, राइट। असेट साइड पे दिया हुआ है फिक्स असेट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, क्रिमिलरी एक्सपेंसेस। क्रिमिलरी एक्सपेंसेस आपको परेशानी देंगे। कब परेशानी देंगे? जब आप रिजर्व रिटेन अर्निंग निकालेंगे तो ये और ये माइनस करके ही रिटेन अर्निंग आएगी 2 लाख की। इज इट ओके? अंकित चला गया, रिप्लाई नहीं दे रहा अंकित। ओके। रिजर्व एंड सरप्लस,
में से हम प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को माइनस करके निकालेंगे, इट इज 2 लाख। सेल्स गिवन है, वेरी गुड। पीई रेशो गिवन है, पे आउट रेशो गिवन है, डीपीएस गिवन है। ये 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिन्होंने आपको परेशान किया है। टैक्स रेट गिवन है, एल्टमैन मॉडल यूज करना है, जेड स्कोर निकालना है और रिजल्ट इंटरप्रेट करने हैं। मैं वैल्यू लूंगा 1.81, 2.99, इससे ऊपर सेव, इससे नीचे फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इससे नीचे कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस में है 12, 14, बताइए क्या था, बताइए। 12, 14, 33, 6, 1। x1 12 को 1.2 कह रहा हूँ, 14 को 1.4 कह रहा हूँ, 33 की जगह 0.6x4 प्लस 1.5x5। अब x1 बताइए क्या था। x1 था वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। वर्किंग कैपिटल बताना पड़ेगा, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, बताना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। मैं यहाँ आ रहा हूँ सॉल्यूशन पार्ट पे। वर्किंग कैपिटल का टोटल मैं कर रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू current assets minus current liability. What is your current assets? One lakh 25,000 plus 75,000 minus current liability 3 lakh, which is equals to minus 1 lakh. This I am taken stock, this I am taken debtors, this I am taken current liability. Is it okay? Please reply. Please reply. Okay. तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, ये सारी की सारी एसेट्स ले लीजिएगा, बस ये वाली छोड़ दीजिएगा। तो मैं कह सकता हूँ 415 माइनस 20, दैट इज 4,25,000 माइनस 25,000, दैट इज 14 लाख। एम आई राइट? तो मेरा पहला रेशो तो निकल गया। पहला रेशो क्या निकला? -1 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख। मैं ये सारी कैलकुलेशन तो ना करूं, आपको समझाते रहूं जो जो निकालना है मैंने। सिर्फ मैं टेक्निकल पॉइंट निकाल के छोड़ दूं, z की वैल्यू तो आप खुद कर लेंगे, x2 निकाल के छोड़ दूं। x2 देखिएगा, नाउ लुक एट x2। ओके, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज x2 पहले ये बताइएगा। रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। व्हाट इज रिटेन अर्निंग? हम ऑलरेडी कर चुके थे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख। क्लियर? क्लियर? अब थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई है अब आपकी। चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या टेक्निकल बातें दी हुई हैं।
क्वेश्चन में बोला हुआ है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल्स टू 10। पहली बात, डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीएस या डीपीआर इज 50%। कोई मेरे को बताएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 50% इक्वल्स टू व्हाट? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एम आई राइट? एम आई राइट? डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है हाउ मच? रुपीज 20। तो अगर मैं 50% और डीपीएस, डीपीएस की वैल्यू कितनी है विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय ईपीएस रखूं, तो ईपीएस equals to 20 divided by 50%. That means it will work out 40 rupees. और PE रेशियो है P equals to 10, तो P divided by 40 is equals to 10. Am I right? चलिए स्टार्ट करें। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताइएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख की शेयर कैपिटल है, 100 का एक, 100 का एक। दिस इज शेयर कैपिटल, दिस इज बुक वैल्यू। तो 4000 शेयर आ गए आपके पास, और एक शेयर की प्राइस क्या है? प्राइस इक्वल्स टू 400 रुपीज। एम आई इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ये यहां से आया और ये यहां से आया। बताइए समझ में आया? 16 लाख इज व्हाट वैल्यू? मार्केट वैल्यू। राइट? अब थोड़ी सी एक बात और बताइएगा, व्हाट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू, what is earning available to equity shareholder? Earnings available to equity shareholders. Earnings available to equity shareholder. That is EPS, earning per share into में number of share. Earning per share निकालते कैसे थे? सर हम पैट को डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यही तो करते थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एम आई राइट? रिप्लाई नहीं देते हैं बच्चे जरा। तो ईपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईपीएस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? बताइए कितना दिया ईपीएस? ईपीएस दिया हुआ है 40। पैट आपको पता नहीं, और ये दिए हैं 4000। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पैट की वैल्यू आ गई मेरे पास 1,60,000। रिवर्स कैलकुलेशन करता हूँ जरा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हो तो ये आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करते हो तो ये आता है पैट। ये दिया हुआ है आपको 1,60,000 रुपये, ये दिया हुआ है 50%। इस वैल्यू का 50%, तो 1,60,000 ये होगा 3,20,000। एम आई राइट? इंटरेस्ट
इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 12% तो है 3 लाख के ऊपर। 12% तो है 3 लाख के ऊपर और 10% है 2 लाख के ऊपर। 10% on 2 lakh. So it is 36,000 and 20,000, which will work out 56,000. तो एड बैक दोबारा किया तो ईपीआईटी आया 376। हम निकाल रहे थे x3। x3 is EBIT divided by total assets. 376 divided by total asset in this portion is 14 lakh, which will work out to be 2686. This is clear. This is clear. Is it clear? Okay. Next one is x4. X4. What is x4? Market value of equity and preference divided by total liability या टोटल डेट्स। मार्केट वैल्यू आपने निकाली 16 लाख रुपए, 16 लाख। एंड टोटल लायबिलिटी देखिएगा, टोटल लायबिलिटीज दिस, दिस एंड दिस, ये तीनों का टोटल 8 lakhs। तो दिस वन इज 8 लाख। बहुत इजी हो गई कैलकुलेशन ये तो। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, सर आप बाकी बच्चों के नाम जानते हैं? बेटे आई नॉट रिमेम्बर दो स्टूडेंट हु आर रिप्लाइंग इन चैट बॉक्स, आई रिमेम्बर ओनली दिस। मैं फिजिकली किसी भी स्टूडेंट से नहीं मिला हुआ। आई एम टीचिंग दिस ग्रुप फर्स्ट टाइम। आपके ग्रुप को मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। some student are maybe my old student, other are new. Okay, can I come on x5? X5 is sales divided by total assets. Already we know total assets is 14 lakh, sales is 20 lakh. So this 20 divided by or 10 divided by 7, it will work out to be 15286. Rest you can do. Rest you can do. Okay, time to start a new chapter. Okay. Illustration 5 you will do at your own. Let's come to for chapter number 2. Let's we come on chapter number 2. All the chapter are very important. In next class, I definitely finish it. Chapter 2 as well. Right now, it's very difficult for me to complete it, but at least we start with some introduction and we try to finish some topics.
Okay. Believe me, this is very important chapter. You cannot skip out any topic out of it, whether it is MRP1, MRP, MRP2, then we have ERP, online analytical processing tools, MIS, SQC especially, viewpoint analysis, benchmark and trending, total quality management and productivity management. But before it, we start with the balance scorecard first. I am here to give you in-depth meaning, but I will not go according to line by line. I will not study on line by line. I will give you an overview what is the meaning of balance scorecard, right? So let's we begin with our first topic, the meaning of balance scorecard, right? The meaning of balance scorecard is that suppose we have to measure the performance of some employee in your organization. The performance of employee can be measured on the basis of performance done by him under the supervision of some supervisor. Am I right? और अगर मेरे पास कोई सुपरवाइजर नहीं है तो मैं उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कैसे करूंगा? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का मेजर करने के लिए उसके साथ जो काम करने वाले अदर एम्प्लॉय है आप उनको चेक कर सकते हो, अदर एम्प्लॉयज को चेक कर सकते हो, राइट? तो बैलेंस स्कोर कार्ड भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, जिसके अंदर फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। किसके अंदर? बैलेंस स्कोर कार्ड में। तो फर्म की मेजरमेंट करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड नहीं होगा, नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड भी हम कंसीडर करेंगे, नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड भी हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल दो चार एग्जांपल लेते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड का मीनिंग अपने आप समझ में आएगा। पहला, कस्टमर हमारे ऊपर कैसे देखता है, कस्टमर का ओपिनियन। अब आप एक बात बताइए, आप कोई नया मोबाइल लेने जा रहे हैं तो कौन सी कंपनी को प्रेफरेंस देंगे? सर फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी इंडियन वर्सेस चाइनीज, कि हम किस कंट्री का लें। हमारी प्रेफरेंस रहेगी मेक इन इंडिया को, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट है मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना, तो हम उस कंपनी का, कस्टमर उस कंपनी का प्रोडक्ट लेने में ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा जो हमारी कंट्री में बने। ऐसे पर्सपेक्टिव को बोलते हैं कस्टमर पर्सपेक्टिव, कि कस्टमर किस नजरिए से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है और इवेल्युएट कर रहा है। दूसरा है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि आप कंपनी के इंटरनल मैटर को कैसे देखते हो। आपको लग रहा है कि कंपनी के अंदर जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है तो आप बोलते हो इंटरनल असेसमेंट इज गुड। जैसे टाटा कंपनी के इंटरनल अफेयर काफी स्ट्रांग है, उसकी मार्केट में काफी अच्छी वैल्यू है। आगे, क्या ये कंपनी कुछ लर्न करके ग्रोथ करना चाहती है या नहीं? लर्न करके ग्रोथ करना चाहती है या नहीं, मतलब बिजनेस में हो सकता है किसी से मिस्टेक हो जाए, लेकिन उस मिस्टेक से उन्होंने सीखा, कुछ रिसर्च करी, रिसर्च करके आगे और अपने आप को ग्रो अप किया या नहीं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल जियो काफी बड़े अपने आप में कॉम्पिटिटर है। एयरटेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उन्होंने सीखा कि हाँ भाई जो जो से
रिचार्ज प्लान जियो लेके आया है, आपको उस तरीके के रिचार्ज प्लान लाने पड़ेंगे। अगर नहीं लेके आएंगे तो मार्केट में सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड थर्ड वन फाइनेंशियल, फोर्थ वन इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, तो हमारे पास डिफरेंट सेट्स आए, और इस डिफरेंट सेट्स ऑफ मेजर पे हमने एनालाइज किया कि अगर कंपनी की रेटिंग इन चारों पैरामीटर पे, फाइनेंशियल, लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल एंड कस्टमर, इन चारों के ऊपर अच्छी है तो हम कहेंगे कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को मेजर करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हो? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप या तो आरओआई कैलकुलेट कर सकते हो, या रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इकोनॉमिक प्रॉफिट, या इकोनॉमिक प्रॉफिट इंफॉर्मेशन, राइट। कस्टमर को कस्टमर आपसे बिजनेस से सेटिस्फाइड है या नहीं, इसको चेक करने के लिए कस्टमर वापस कितनी बार, फ्रीक्वेंसी, आपकी सर्विस कितनी दी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग कैसे कर रहा है, इन चीजों को देख सकते हो। इंटरनली बिजनेस इंटरनल बिजनेस प्रोसेस आपकी सही है या नहीं, तो एम्प्लॉयज कितना इजीली कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, उनका बिलिंग काटने में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश पे जाते हो आप, राइट। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड लर्निंग। ग्रोथ एंड लर्निंग, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ एंड लर्निंग, तो हम ये चेक करते हैं क्या कि कोई भी कंपनी नई आर एंड डी एक्टिविटी में कितना इन्वेस्ट करती है, वो स्किल्स को कितना इंप्रूव करती है, लेबर की ट्रेनिंग में कितना इंटरेस्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कितना, एम आई राइट। आप इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस करेंगे कि बैलेंस स्कोर कार्ड के बेनिफिट्स और लिमिटेशन क्या है। पहला बेनिफिट तो ये है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या कौन सा डिपार्टमेंट अपनी कैपेसिटी के अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। फर्म की इवैल्यूएशन करने में स्टेक होल्डर को हेल्प मिलती है। अगर री इंजीनियरिंग करनी है, या कस्टमर सर्विसेज को इंक्रीज करना है, या बजट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो सारी आप चीजों का एनालिसिस बैलेंस स्कोर कार्ड से कर सकते हो। लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड कोई एक नंबर नहीं देता आपको, राइट। इट इज नॉट अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन कि बैलेंस स्कोर कार्ड आपका बैलेंस में है तो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो रही है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। ये ओवरऑल समरी बताती है, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम को या उस एरिया को डिटेक्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर ये मेरी बात समझ में आई तो मैं आगे चलूं एक और। यस सर। आ, आप याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, CFL। आपके घर में CFL लगी हुई है तो ऐसे याद कर सकते हैं, ICFL, राइट। राइट। मैं सेकेंड लेजर पे चल रहा हूँ, ड्यू पॉन्ट एनालिसिस, राइट। ड्यू पॉन्ट एनालिसिस के अंदर हमने रेशियो एनालिसिस का ब्रेकअप करना है।
रेशो एनालिसिस का ब्रेकअप करना है। कैसे करना है आप मेरे को बता सकते हैं? रोटा किसके इक्वल होता है? रोटा रिटर्न ऑन टोटल असेट, दैट इज रिटर्न divided by total assets. Am I right? Am I right? Return divided by total assets. जरा देखते हैं रिटर्न्स को मैं और कैसे मेजर कर सकता हूँ। सबसे पहले जब मैं बोल रहा हूँ रिटर्न तो इसका मीनिंग बताएगा कोई स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? Any student you can write in chat box. नहीं? हाँ प्लीज मेरे को और कुछ भी बताइए प्लीज। आप सही लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। ओके दैट, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा खुद ही लिखता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, देन net income divided by revenue, then sales divided by sales divided by total assets। देखिएगा व्हेन आई एम सेइंग नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू तो मैं कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट रेशियो। और जब मैं ये लिख रहा हूँ सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स तो मैं लिख रहा हूँ असेट्स टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो। एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई, एम आई राइट? ओके। और जब मैं एक और फैक्टर इक्विटी या टोटल असेट्स, असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी की बात कर रहा हूँ, असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा रेशियो निकल के आते हैं इसको बोलते हैं हम इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर। एम आई राइट? तो मैं यहाँ पे तीन रेशियो निकाल रहा हूँ। कौन कौन से? नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, दूसरा रेशियो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय असेट्स, तीसरा रेशियो असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये पहला रेशियो क्या है? प्रॉफिट मार्जिन, दिस वी कैन कॉल प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, दिस वी कॉल assets turnover ratio, and this we called third one assets to equity या equity multiplier, equity multiplier। am I right? तो मैं ROE निकालना चाहता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते थे याद बताइए? ROI का फॉर्मूला बताइए आप। डायरेक्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। अगर मैं फ्रैक्शन में लेना चाहूं तो यही आएगा।
ये था डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा 12th क्लास में भी, या इंटर लेवल पे भी पढ़ा होगा। अगर 12th में कॉमर्स नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इंटर लेवल पे भी पढ़ा होगा, फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा होगा। व्यू पॉइंट कहता है, व्यू पॉइंट एनालिसिस कहता है कि आप इस रेशियो को, आरओ की रेशियो को तीन डिफरेंट रेशियो में ब्रेकअप करें। कितने रेशियो में ब्रेकअप करें? तीन में। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो मल्टीप्लाई बाय असेट्स टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। तो आरओई is equals to profit margin. What is profit margin? What is profit margin? Net income divided by revenue into asset turnover ratio, that is revenue divided by total assets into total assets divided by क्या? इक्विटी। तो ये एक रेशियो इतने कंपोनेंट पे डिवाइड हो गया। अगर आपका आरओई लेस है तो मतलब है कि या तो ये लेस होगा या ये लेस होगा या ये लेस होगा। तो ड्यू पॉइंट कहता है कि इन तीनों फैक्टर के ऊपर काम करो, तीनों फैक्टर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आरओई अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो रेवेन्यू से मैं ये रेवेन्यू को कट कर सकता हूँ, इससे ये कट कर सकता हूँ, मेरे पास बचेगा तो क्या? नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर और नॉट? प्लीज राइट क्लियर और नॉट। Can we do a numerical question based on this? Okay, let's come to a numerical. This is one of the numerical question is given in your book. Net income is given, revenue is given. पहला कौन सा रेशियो निकालें? नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अच्छा, नेट इनकम का पता कहाँ से चलेगा? देखिए बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे, नेट इनकम कहाँ से दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेवेन्यू का मीनिंग क्या है? सेल्स। दिया कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहला रेशियो तो आपने ये निकाला, ये क्या है? 1 2 3 4। तो आपका ये जो ए आया आपका नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। दिस वन क्लियर? प्लीज रिप्लाई बाय ओके इफ इट इज क्लियर। राइट ओके। सेकंड आपको क्या चाहिए? सेकंड आपको चाहिए रेवेन्यू डिवाइडेड बाय असेट। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय असेट्स। पहला क्या चाहिए था? पहला चाहिए था नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स। रेवेन्यू एंड सेल्स बोथ आर सेम। नाउ अब है आपका 3/2। बी निकाल रहा हूं मैं, ये तो ए निकाला, अब बी निकाल रहा हूं। रेवेन्यू बाय, सॉरी, रेवेन्यू बाय असेट्स। रेवेन्यू किसके किस कॉलम में है? सेकंड। और असेट कौन से रो में है? थर्ड। तो बी इज इक्वल टू 2/3। 2/3 क्लियर? दैट इज ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर, दिस डिवाइडेड बाय दिस। 16202 divided by 17504. Is it clear? Is it clear? And the last one is थर्ड रेशियो कौन सा निकालना है आपने?
थर्ड रेशियो निकालना है, असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, दैट इज सी, रो सी इज असेट, 3 रो डिवाइडेड बाय 4, 3 क्या है, 31471 डिवाइडेड बाय 23377, assets divided by equity, right? तो ये आपके पास आया इक्विटी मल्टीप्लायर, दिस वन सी। बुक में नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है। एंड लास्ट वन, अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो बुक कह रही है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, पहला आंसर ही आया आपका, सी यहाँ निकाला है 3/4, और जो आया इस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास रिजल्ट आया। दिस इज ROE। प्लीज रिप्लाई, एम आई मेक माई सेंस क्लियर, एम आई अलाउड टू मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक? हमारे पास 5-7 मिनट है। ओके, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है? कोई रिप्लाई? कोई रिप्लाई नहीं आया। सर सारे इंटेलिजेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहा हूँ ना, बेंचमार्किंग, थोड़ा सा उसमें काम है। वी ऑल आर इंटेलिजेंट, एक्सीलेंट। तो बेंचमार्किंग जो अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है बेंचमार्किंग, बेंच मार्किंग, इसका मतलब है कि आप जो भी आपका इंडस्ट्री में जो सबसे एक्सपर्ट है, उससे आप अपने आप को कंपेयर करो और उसके जैसे बनने की कोशिश करो। ट्राई टू ओवरकम, ट्राई टू ओवरकम डिस्क्रिपेंसी, डेफिशिएंसी, टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। दिस इज फॉर बेंचमार्क, राइट? बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि आप इंडस्ट्री का अगर कंपेयर कर रहे हो तो इंडस्ट्री किसी प्रोसेस को बेंचमार्किंग कर रहे हो, तो चेक करो कि आपकी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी प्रोसेस कौन सी है, उस प्रोसेस के जितनी कॉम्पिटिटिव बाकी अदर प्रोसेस को बताना। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, अगर आपका कोई मल्टीपल प्रोडक्ट है तो मल्टीपल प्रोडक्ट में से कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालना जो मोर कॉम्पिटिटिव हो। आपकी कंपनी नहीं है तो दूसरी कंपनी को चेक करना कि कौन सी कंपनी, सपोज आपकी कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स, तो ये चेक करो कि और कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से बिस्किट्स बना रही हैं, और उनके जितना प्राइस और उनके जैसे क्वालिटी या उनसे और सुपीरियर क्वालिटी विद इन द सेम प्राइस, ये फिक्स करो ताकि मार्केट में आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो। तो डिफरेंट टाइप की बेंचमार्किंग कौन कौन सी होती है? देयर आर 6 टाइप ऑफ बेंचमार्किंग। रिमेम्बर करने के लिए, याद रखने के लिए आप लिख लेंगे SPC GIP। तो आई एम राइटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचमार्किंग। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक
benchmarking. Next one is product benchmarking. Next one is competitive benchmarking. Global level benchmarking. I, internal benchmarking. Process benchmarking. ये याद करने के लिए मैंने आपको लिखवा दिया एक एब्रीविएशन, राइट? मिमिकिंग वर्ड, कि आपको 6 टाइप की, राइट, याद करनी हो तो कैसे याद करेंगे? पहला पहला क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है अपने सारे जितने भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, चेक करो उनके क्या क्या फीचर है, राइट? चेक करो हम उसको किस लेवल पे आप उसको कॉम्पिटिटिव बना सकते हो। कुछ उसमें री इंजीनियरिंग करने की जरूरत है या नहीं? री इंजीनियरिंग की मतलब होती है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी आपका अच्छा है, लेकिन और उसमें कुछ पैकिंग में चेंज आया, कुछ कैरिंग कन्वेंस हुई। अब जैसे देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं बाहर, तो सिंगल रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ग्लास वाली बोतल से अब आप प्लास्टिक वाली बोतल पे शिफ्ट हो गए हैं, ये आप कहीं लेके जाना है, यूज किया है, थ्रो किया। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग का मीनिंग ये है कि R&D एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी, HR एक्टिविटी, जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी है, उनका आपस में कंपेयर करना, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो HR डिपार्टमेंट को और अच्छा करना चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, टू इंक्रीज टू इंक्रीज व्हाट, योर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स हैं, तो आई एम राइटिंग इट, स्टेप्स। Steps in benchmarking is planning, data collection, planning, data collection, analyzing, recommendation, and review। इसके अंदर भी और स्टेप्स हैं, राइट? पहला क्या? प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग के अंदर आपने आइडेंटिफाई करने एरिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई एरिया, बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टिविटी डिटेक्ट करनी है, और उसके ऊपर मेजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर को सेट करना है। डाटा कोलेक्ट करना है। डाटा कोलेक्ट करने से क्या होगा? आपको एवरेजेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कस्टमर के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज कस्टमर, तो आप डिफरेंट लोकेशन पे एरिया चेक करेंगे, आपकी कंपनी का सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस का है, डिफरेंट मेजर सेट्स करेंगे, डाटा कोलेक्ट करेंगे, राइट? कैसे डाटा कोलेक्ट करेंगे? या तो ईमेल करेंगे, या कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। उनकी एवरेज परचेजेस कितनी है, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है। देन यू हैव एनालिसिस, प्रॉपर टाइप के चार्ट्स, डायग्राम बनाएंगे,
चेक करेंगे विच वन इज बेटर, विच वन इज बेस्ट, साइंटिफिक, वे आउट सजेस्ट करेंगे बेंचमार्किंग करने के लिए। व्हेन यू आर गिविंग रिकमेंडेशन तो क्या करना है, करंट स्केनारियो को एनालिसिस करेंगे, जो करंट सिचुएशन है, एग्रीमेंट मेक आउट करेंगे, एग्रीमेंट में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करेंगे, कुछ एक्शंस प्लान बनाएंगे। जब हम बात करेंगे कि रिव्यू की, तो रिव्यू के अंदर पीरियोडिकल बनाएंगे, किस किस पीरियड पे आप रिव्यू करना चाह रहे हैं, पीरियडिकल रिव्यू। टाइम सेट करेंगे, रिसोर्सेज बताएंगे किस किस रिसोर्सेज पे चेक करना है आपने, राइट। बेंच ट्रेंडिंग और बेंच मार्केट, बेंच ट्रेंडिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर आप करंट सिनेरियो को एनालिसिस करते हैं, और बेंच ट्रेंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है बेंच मार्किंग से। बेंच ट्रेंडिंग का मीनिंग ये होता है कि अभी जो मार्केट में करंट आपका चलने वाला सिनेरियो है, आप उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, राइट। एम आई क्लियर? प्लीज रिप्लाई, डज इट मेक सेंस? क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूसी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, एमआईएस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहले हम करेंगे एसक्यूसी, दूसरा हाइपोथेसिस, नेक्स्ट एमआरपी, एमआरपी 1 2 एंड ईआरपी। हमारा ये पूरा सेगमेंट खत्म हो जाएगा, राइट। टीक्यूएमडीए हमारा, यस, टीक्यूएम के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, तो मेन फोकस हम टीक्यूएम के ऊपर भी करेंगे। टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा और कंट्रोल चार्ट, स्टीवर्ट ने दिए थे कंट्रोल चार्ट। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, चेतन कहाँ का बोल रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट? चेतन उसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा थी कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट में, तो मैंने उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर किया ज्यादातर। चेतन ओके? If you face some problem, please WhatsApp me. You are in WhatsApp group as well. Okay, thank you very much. In next class, we will